हे देयर, मैक्स हेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरल रिलेटिविटी के मिसकंसेप्शन और मिथ्स के बारे में बताऊंगा, जो अक्सर आपने कई यूट्यूब चैनल या अपने टीचर से भी सुने होंगे। सो लेट्स डू स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, लाइट की स्पीड हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम और कांस्टेंट रहती है, चाहे वह कोई भी हो। थियोरेटिकली एंड मैथमेटिकली यह सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सिर्फ वैक्यूम और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही सेम है। अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास, वाटर या फिर हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या फिर किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ट्रैवल करती हुई लाइट को जब हम एक्सपेरिमेंट्स में मेज़र करते हैं तो इसके डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। कहीं ये लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है तो कहीं ये लाइट की स्पीड से कम। बट इन सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स के ज़रिए यह हमें सिर्फ यह फील कराती है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्लैक होल की सुपरल्यूमिनल जेट, जो कि हमें यह बताती है कि लाइट की स्पीड एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 2, E=mc² ही गलत है। उसका असली वर्जन है E²=mc² का होल स्क्वायर प्लस pc², जहाँ पर p डिनोट करता है मोमेंटम को एंड स्मॉल m डिनोट करता है रेस्ट मास को। अब हम इस पूरी इक्वेशन को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल M से, जहाँ पर कैपिटल M डिनोट करता है रिलेटिविस्टिक मास को, जिसकी वैल्यू होती है गामा m0, जहाँ पर m0 डिनोट करता है रेस्ट मास को और गामा की वैल्यू होती है 1/√1 - v²/c²। फैक्ट नंबर 3, किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। यह पूरी तरह से भी सही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मास ही नहीं बल्कि मोमेंटम या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उस एनर्जी को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट मोमेंटम, इन दोनों को बढ़ाने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्ट नंबर 4, लाइट की स्पीड से चलने पर ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो जाता है। यह भी एक झूठ है। असल में जब एक लाइट की स्पीड से चलने पर ऑब्जेक्ट का मास नहीं बल्कि उसका इनर्शिया इनफाइनाइट हो जाता है, और हम यहाँ पर जिस मास की बात कर रहे हैं वह रिलेटिविस्टिक मास है, जो कि स्पीड पर डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 5, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह भी एक मिथ है। मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल न होकर एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मास एनर्जी का प्रॉपर्टी है, जिसमें जितना ज़्यादा मास होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, और जिसमें जितना कम मास होगा उसमें उतनी ही कम एनर्जी भी होगी। बट फोटोन एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि मासलेस होते हुए भी एनर्जी रखता है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। m हमें पता है m होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर डेंसिटी को कांस्टेंट रख देते हैं तो हम जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बट इसका मतलब यह तो नहीं कि हम मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब हम ऐसा ही एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। इस फॉर्मूले में हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट रख देते हैं तो हम जैसे जैसे मास को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी दोनों में ज़्यादा लगेगा। बट इसका मतलब यह तो नहीं कि हमने मास को बढ़ाने के साथ साथ हमने मास को फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। असल में हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि हम रेस्ट मास एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रेस्ट मास एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट स्टेट में कितनी एनर्जी कंटेन करता हो। रेस्ट मास एनर्जी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है, जो कि किसी की भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का मिथ आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके होना और न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम एटम के मास को लॉस करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, और हम आपको इसके पीछे का रीज़न भी ज़रूर बताएंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।